वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर गंगा जल भरने पहुंचा युवक। भीड़ के बीच अचानक मिली 2 साल पहले बिछड़ी पत्नी। फिर जो राज खुला, उसने दोनों की जिंदगी बदल दी। सावन का पावन महीना चल रहा था। सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण वाराणसी के अस्सी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। पूरा अस्सी घाट फूलों की सुगंध से महक रहा था। कोई भजन कीर्तन में मगन था, तो कोई गंगा किनारे पूजा पाठ और आरती कर रहा था और कोई कावड़ियों की सेवा कर रहा था। हर तरफ से हर हर महादेव के जयकारों की आवाज आ रही थी। कुछ लोग गंगा जल भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच वाराणसी के पास बसे सेवापुरी गांव का रहने वाला रजत भी अपने हाथ में पीतल का कलश लिए गंगा किनारे खड़ा था। भगवा टी शर्ट और सिर पर बांधा भगवा गमछा और होठों पर हर हर महादेव का जयकारा था और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसके अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो उसके भीतर के अधूरे सफर की गवाही दे रही थी। उसके साथ आए सभी दोस्त ये सोच रहे थे कि वे सिर्फ भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए गंगा जल भरने आया होगा, लेकिन उसके दिल में जो मन्नत थी वो तो सिर्फ वही जानता था या फिर महादेव जानते थे। 2 साल पहले जो रिश्ता लोगों की भारी भीड़ के भगदड़ के बीच कहीं गुम हो गया, आज भी उसकी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। जब लोगों की भीड़ थोड़ी कम हुई तो उसने अपने साथ लाए हुए पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर गंगा मैया से माफी मांगी। हे गंगा मैया, मैंने हमेशा लोगों का भला चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं जिस इंसान की तलाश में हूँ उस इंसान की तलाश को अब खत्म कर दो गंगा मैया। इतना बोलकर उसने अपने पीतल के लोटे में भोले बाबा को चढ़ाने के लिए गंगा जल भरा और बाहर निकल आया। उसे पूरा विश्वास था कि जिस मन्नत को पूरा करने के लिए वह 2 साल से भोले बाबा को जल चढ़ा रहा है, वह जरूर पूरी होगी। दरअसल रजत की शादी 5 साल पहले रेखा से हुई थी। रेखा एक बेहद गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके संस्कार ही उसकी असली अमीरी थी, जिसकी चर्चा पूरा गांव करता था। इतनी गरीबी होने के बावजूद वह अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखती थी और गांव के सभी लोगों के साथ हमेशा आदर और प्रेम के साथ पेश आती थी। रेखा एक ऐसी लड़की थी जो हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखती थी। जब रजत के माता पिता पहली बार रेखा को देखने आए तो उन्होंने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया और दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद रजत का छोटा सा संसार खुशियों से महक उठा। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करना और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखना, यही उसकी आदत बन गई थी। लेकिन जब शादी को 1 साल गुजर गया और उसकी गोद सोनी ही रही तो धीरे धीरे उसके चेहरे की वे प्यारी सी मुस्कान कहीं होने लगी। बाज होने का डर उसके मन को अंदर ही अंदर खाने लगा था। अब ना तो रेखा के चेहरे पर पहली जैसी मुस्कान दिखती थी और ना ही घर में पहली जैसी रौनक रही थी। घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता तो सिर्फ यही पूछता कि घर में किलकारी कब बुझने वाली है, लेकिन रजत और रेखा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ तक कि पड़ोसी भी रजत की माँ से यही सवाल करते कि बहू कब दादी बनने की खुशी में मिठाई खिलाने वाली है। आस पड़ोस की बातों को सुनकर रजत की माँ का मुंह उतर जाता और वे चुपचाप घर के अंदर आ जाती। लोगों के ऐसे सवालों ने घर में इतना तनाव पैदा कर दिया था कि रजत की माँ हमेशा रेखा को पूछती कि पता नहीं किस बाज लड़की से हमने अपने बेटे से शादी करा दी, पता होता तो कभी न कराते। इधर इस उम्मीद से कि शायद भगवान की कृपा हो जाए, रजत और रेखा ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से लेकर दूर दूर तक के ओझा और वैद्यों तक के चक्कर लगा लिए, तो पता चला कि कमी रजत में थी, जिसके कारण रेखा की गोद अभी तक सोनी थी। रजत ने इस कमी को पूरा करने के लिए कई डॉक्टरों की दवाइयां भी खाई और कई ताबीज भी बनवाए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रजत की माँ को लगता था कि कमी मेरे बेटे में नहीं है बल्कि बहू में है, इसलिए उन्होंने रजत की दूसरी शादी कराने की सोची। जब उसकी माँ ने दूसरी शादी की चर्चा रजत से की तो रजत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि बच्चे ना होने का सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। रेखा ने भी जब अपनी सास के मुंह से रजत की दूसरी शादी कराने की बात सुनी तो वह भी बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं रजत अपनी माँ की बातों के दबाव में आकर उसे छोड़ न दे। वह रजत के आगे हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगी। जब रजत ने उसे बताया कि उसने दूसरी शादी से इनकार कर दिया है, तब कहीं जाकर वह शांत हुई। अब रेखा रोज अलग अलग मंदिर जाती और सभी मंदिरों में सिर्फ यही मन्नत मांगती कि
भगवान, इस खालीपन को जितनी जल्दी हो सके दूर कर दो। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 साल बीत गए, लेकिन उसके सोने आंगन में अभी तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात की चिंता दोनों के मन में अंदर ही अंदर रहती थी। खासकर रेखा हर समय मायूस रहती थी। फिर जब सावन का पावन महीना आया तो रेखा की बुझती हुई उम्मीदों की एक बार फिर भोले बाबा के दरबार से आस बन गई। सावन का पहला सोमवार आने में अभी 2 दिन बाकी था। तभी रेखा ने अपने पति रजत से कहा, इस बार हम दोनों सावन के पहले सोमवार पर अपने शहर के प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे और अपनी सूनी गोद भरने की मन्नत मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि भोले बाबा हमारी जरूर सुनेंगे। रेखा के साथ साथ अब रजत ने भी अपनी मन्नत पूरी होने की आखिरी उम्मीद भोले बाबा से लगा ली। सोमवार की सुबह होते ही चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। रेखा और रजत ने नहाकर भगवा कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर कर निकल पड़े। सबसे प्रसिद्ध शिव पार्वती मंदिर उनके घर की कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए रास्ते में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग अस्सी घाट से बाबा को गंगा जल चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे थे, तो कुछ लोग भोले बाबा को चढ़ाने के लिए गंगा जल लेने अस्सी घाट की तरफ जा रहे थे। तेज तेज डीजे की धमक और बम बम भोले के नारों के बीच रजत और रेखा पैदल ही आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे अस्सी घाट की ओर बढ़ रहे थे, भक्तों की भीड़ और शोर उतना ही तेज होता जा रहा था। आखिरकार बहुत मशक्कत और लंबी कतारों का सामना करने के बाद वे अस्सी घाट और उसके बाहर लगे मेले के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उस मेले में कोई इधर से धक्का मार रहा था तो कोई उधर से। तभी अचानक मेले के एक कोने से धुएं का गुब्बार उठा और चीख पुकार मच गई। किसी ने घबरा कर चिल्लाया, भागो, 4-5 दुकानों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है और धीरे धीरे आग यहीं बढ़ती आ रही है। इतना सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस भारी भीड़ में कोई किसी की जान की परवाह नहीं कर रहा था, सभी अपनी अपनी जान की परवाह कर रहे थे। उस भारी भीड़ की धक्का मुक्की और भगदड़ में रेखा का हाथ रजत से छूट गया और देखते ही देखते रेखा रजत की नजरों से दूर हो गई। जब तक वह रेखा को उस भीड़ में ढूंढता तब तक हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो चुके थे। फिर भी रजत ने अपना हौसला नहीं खोया और रोते रोते उसने रेखा रेखा आवाज लगाई, लेकिन उसकी तेज आवाज भी उस शोरगुल में कहीं दब गई। इधर रेखा भी रजत को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ का एक झुंड आया और रेखा को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ गया और रेखा बुरी तरह से घायल हो गई। जब आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। इस भयानक हादसे ने रेखा को इतना झंझोर दिया कि उसने अपनी याददाश्त खो दी। अब तो उसे ना तो अपना नाम याद था और ना ही अपना मायका ससुराल का पता याद रहा। उस हादसे की भयानक हालत में मिली रेखा को वहां के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका पिछला जीवन उसकी याद से मिट चुका था। जब डॉक्टर ने उसका नाम पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुमसुम बस डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। जब डॉक्टर को रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह वहां से चले गए। इलाज हो जाने के बाद रेखा ने अपना पेट भरने और खुद को संभालने के लिए वहां के एक आश्रम में रहकर सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चालू किया और वे धीरे धीरे उस काम में माहिर हो गई। दूसरी तरफ रजत भी उस हादसे का शिकार हो गया था। उसका भी इलाज चला, लेकिन जब वह ठीक हो गया तो उसने रेखा को फिर से ढूंढना चालू कर दिया। उसने रेखा की गुम होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी उसे रेखा की कोई खबर नहीं मिली। फिर अस्पतालों और मंदिरों में भी रेखा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी रेखा का कोई सुराग नहीं मिला। उसे रह रहकर वही पल याद आते जब वह उस भीड़ में अपनी पत्नी रेखा से बिछड़ गया था। वह हर दिन अपने आप को कोसता और अपनी सूनी गृहस्थी के साथ अकेले ही जिंदगी बिताने को विवश हो गया था। लेकिन समय के फेर ने उसके बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सावन का महीना आते ही 2 साल पहले हुआ भयानक हादसा रजत की आंखों के सामने किसी बुरी परछाई की तरह आ जाता। समय के साथ साथ रजत के जख्म तो थोड़े भर गए थे, लेकिन उसके दिल का सूनापन और रेखा को खोने का गम कम नहीं हुआ था। हर बार की तरह इस बार भी रजत सावन के पहले सोमवार को वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा जल भरने पहुंचा था। घाट पर वही पुरानी हलचल थी। हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था और दूर दूर तक हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। जब रजत अपने पीतल के लोटे में जल भरकर लौट रहा था, तभी उसकी नजर पास में चल रहे भंडारे पर पड़ी।
जहाँ साधु संतों और वहां मौजूद लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा था। वहाँ एक महिला थी जो भगवा साड़ी में पहनी हुई थी। वह बड़े प्यार से लोगों को पत्तल बांट रही थी। उस महिला को देखकर लग रहा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब रजत उस महिला के थोड़ा पास आया और उसे गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी सांसें पल भर के लिए थम गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वही चेहरा, वही नैन नक्शा, वही जानी पहचानी मूरत। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रेखा थी, जिससे वह 2 साल पहले बिछड़ा था। और इन 2 सालों में उसने पागलों की तरह जगह जगह तलाश की। रेखा को देखकर रजत के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, रेखा। वे दौड़कर रेखा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, रेखा, आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितने मंदिर, कितने अस्पताल छान मारे, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। अब तो मुझे दोबारा मिल गई हो। अब ये साथ जिंदगी में दोबारा नहीं छूटेगा। लेकिन रेखा ने अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लिया और गुस्से से रजत की ओर देखते हुए बोली, कौन है आप? और आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? और आप मुझे ये रेखा के नाम से क्यों पुकार रहे हैं? आप शायद मुझे रेखा समझ रहे हैं। मेरा नाम रेखा नहीं है, बल्कि मेरा नाम कुछ और है। रेखा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा एक बार फिर मायूस हो गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि रेखा की याददाश्त अब जा चुकी है। इस हादसे ने रेखा के दिमाग पर ऐसा असर डाला कि आज उसे ना तो अपना अतीत याद है, न पति और न ही अपना ससुराल। वे रेखा की बात सुनकर वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा रह गया और रेखा आगे निकल गई। अब रजत ने भोले बाबा को जल चढ़ाकर वहीं रुकने का फैसला किया। उसने वही घाट के पास एक कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। रेखा रोज सुबह घाट पर आती तो रजत उसके आगे पीछे मंडराता रहता, लेकिन अब वह रेखा से कुछ नहीं बोलता। उसे लगता कि यदि उसने रेखा को अचानक पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की तो रेखा की दोबारा तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए उसने एक शांत और सूझबूझ वाला रास्ता चुना। अब वह भी रेखा के साथ लोगों को प्रसाद बांटने लगा। वह बार बार बस एक ही बात दोहराता कि कितने लोग अपना बच्चा होने की मन्नत लेकर यहाँ आते होंगे, है ना? शुरुआत में तो रेखा रजत की इन बातों को सुनकर अनसुना कर देती, लेकिन धीरे धीरे उसने रजत की आंखों में एक दर्द देखना शुरू कर दिया। एक शाम एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके घुटनों में चोट लग गई। वह जोर जोर से रो रो कर अपनी माँ को पुकारने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई आई और उसे अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। वे बार बार उसके सिर को चूमकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। सामने का नजारा देखते ही रेखा की नजर उस बच्चे पर टिक गई। ना जाने क्यों उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले पुराने पल तैरने लगे। भगवा कपड़ों में रजत, 80 घाट की भीड़, लोगों की धक्का मुक्की, भागो आग लग गई की चीखें और फिर उसका रजत से हाथ छूट जाना। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे लगा जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती उसके दिमाग में लौटने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे वही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब रजत ने उसे बेहोश देखा तो उस पर पानी की बूंदें डाली और उसे होश में लाया। रेखा ने जब आंख खोली और रजत को अपने सामने पाया तो उसकी पुरानी यादें सामने आ गईं। वह अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोली, रजत, 2 साल का वह दुख एक ही पल में हमेशा के लिए मिट चुका था। रजत को अपनी पुरानी रेखा को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने रेखा को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोनों ने एक बार फिर मिलकर भोले बाबा को जल चढ़ाया और बोलबम के नारे लगाते हुए अपने घर पहुंचे। जब रजत की माँ ने रेखा को वापस आया हुआ देखा तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कमी मेरे बहू में नहीं बल्कि मेरे बेटे में थी। इसी कारण रेखा की गोद सूनी रही। उन्होंने अब फैसला किया कि अनाथालय जाकर एक बच्चा गोद लेंगे और रजत और रेखा के इस दुख को दूर करेंगे। आखिरकार रेखा और रजत की गोद में एक बच्चा आया और सारा परिवार खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगा। अब परिवार में वही रौनक थी, वही शांति थी। बस शोर था तो उस बच्चे का जिसे घर में सभी लोग प्यार करते थे। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत प्रेम, विश्वास और साथ निभाने में होती है। बिना सच्चाई जाने किसी एक व्यक्ति को दोष देना कभी सही नहीं होता। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रखे। याद रखिए, भगवान देर भले करे, लेकिन सच्चे प्रेम और विश्वास का फल एक दिन जरूर देते हैं।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रजत ने अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी न करके सही फैसला लिया था या गलत? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें अगली कहानी लाने का हौसला मिले। और आप जिस गांव शहर से ये कहानी देख रहे हैं, उसका नाम हमें जरूर लिख भेजें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।